पहला प्रश्न है खंड का यानी अपठित बोध। एक आपको देखिए गद्यांश दिया हुआ, अब गद्यांश से जुड़े हुए सवाल आपसे बच्चों परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो पहला देखिए यहाँ पर गद्यांश में दिया हुआ कि विज्ञान की प्रगति से आधुनिक जो भी सुख साधन है इनके पर्याप्त मात्रा में कह सकते हैं वृद्धि हुई है। इन साधनों के उपयोग से मानव की जो बुद्धि है वो सिमट के रह चुकी है। कैसे सिमट के रह चुकी है? इसके असंतुलन भोग से मनुष्य का शारीरिक तथा मानसिक जो स्वास्थ्य है वो विकृत सा हो गया है। मनुष्य के सामने एक विकट समस्या है। इन विकट परिस्थितियों में जीवन के जो भी वास्तविक और कह सकते हैं स्थायी सुख उपलब्ध कराने के लिए वो तरह तरह के जो उपाय है वो किए जा रहा है। एक ही रास्ता उसे दिखाई पड़ता है, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलन साम्राज्य स्थापित करना है। यही एक सर्वोत्तम कह सकते हैं उपलब्ध औषधि है जिनके बल पर विज्ञान जनित समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों से मुक्ति मिल सकती है। अब देखिए ये जो पूरा टॉपिक है ये पूरे विज्ञान पे बेस्ड है, साइंस पे बेस्ड है और इससे आपको आपको गद्यांश दिया हुआ। कुछ सवाल आपको देखिए पूछे गए कि विज्ञान की प्रगति में देखिए किसकी वृद्धि हुई। आप बताइए मानव की बुद्धि की, आधुनिक सुख साधनों में, या फिर मानसिक स्वास्थ्य में, या फिर शारीरिक वृद्धि? क्या हुआ बताइए? अगर विज्ञान की वृद्धि हुई तो आपने पैसे में पढ़ा, यहाँ पे स्टार्टिंग में देख सकते हैं आप लोग कि विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुख साधनों में पर्याप्त वृद्धि हुई। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे पूछा हुआ, यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण क्यों है? क्योंकि इससे मानव का बुद्धि जो है वो कुंठित में सिकुड़ के रह चुका है। स्वास्थ्य, शरीर के जो स्वास्थ्य है वो गिरावट आ चुका है। मानसिक स्वास्थ्य में भी गिरावट हो चुकी है। ये सारे के सारे कथन सही है। आप खुद बताइए क्या ऑप्शन हो सकता है? तो सही बात है भैया, तीनों के तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है उपयुक्त गद्यांश के लिए हमें उपयुक्त शीर्षक बताना है। बताइए ये सारा का सारा टॉपिक है वो किससे जुड़ा हुआ है? स्थायी सुख से? नहीं, ये मुझे नहीं लगता। विज्ञान जनित उपलब्धि, ये सही चांसेस हो सकता है। एक अगला है हमारे पास विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, नहीं इसका तो बातें नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति एवं अध्यात्मवाद, बताइए क्या टॉपिक आपके लिए सही हो सकता है? विज्ञान जनित उपलब्धि सही बात है, या ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? तो मेरे हिसाब से देखिए ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक में जो विज्ञान में जो कह सकते प्रगति और अध्यात्मवाद है यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर टिक करिएगा। अगला सवाल है विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति हमें कैसे मिल सकती है? वैज्ञानिक अगर हम लोग प्रगति करेंगे तो, या फिर आधुनिक साधनों के उपयोग से, या फिर भौतिक जो भी हमारे पास आध्यात्मिक चीजें हैं उनमें अगर हम लोग संतुलन बनाए रख लेंगे तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? मुक्ति पा सकते हैं। तो या फिर आधुनिक जीवन शैली अपनाकर, क्या होगा सही उत्तर? इसलिए इसका देखिए सबसे सही जो सटीक उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलन का एक सामंजस्य स्थापित करके। अगला सवाल है एक आपको देखिए पद्यांश दिया हुआ, कुछ सवाल आपको यहाँ पूछे गए कि पथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल सफारी मुसाफिर, वह मुसाफिर क्या जिसे कुछ सूल ही पथ के थका दे। इस प्रकार का देखिए आपको पद्यांश दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ सवाल आपको देखिए पूछे गए। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक जो भी सवाल आपको पूछे गए वो मैं आपको यहाँ कवर कराने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए पहला सवाल है प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देखिए किससे संबोधित कर रहे हैं? हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, फिर यहाँ पॉइंट भी देख लेंगे। वीर जवानों को, किसानों को, मुसाफिर को, या फिर किसे? आप खुद बताइए, हमने स्टार्टिंग पढ़ के आया किससे संबोधित कर रहा है? कृषि सॉरी किसान किसे संबोधित कर रहा है? कवि हमारा, तो क्या हो जाएगा? मुसाफिर बोल रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवि देखिए संघर्षों का सामना करने का क्या रास्ता बतलाता है? संघर्षों का मुस्कुराकर सामना करना है, मुश्किल में पीछे हट जाना है, या फिर रंगीन कली तितलियों की ओर आकर्षित होगा, या फिर सूल देखकर घबराने से? क्या होगा सही जवाब बच्चों? आप लोग बता सकते हैं मुझे। तो संघर्ष का सामना करना ही क्या है कि जीवन कभी भी अगर आपको दिक्कतें आए तो उसे हम हंस के क्या कर सकते हैं? उसका सामना करना चाहिए। और संघर्षों को मुस्कुरा कर सामना नहीं करेंगे तो हम लोग एक कमजोर होते चलेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। इस गद्यांश के लिए इस पद्यांश के लिए आपको शीर्षक बताना। बताइए क्या होगा? स्वर्ग, सुबह सुबह, रंगीन कलियां, या फिर तितलियां, या फिर मुसाफिर? क्या होगा बच्चों सही जवाब? आप लोग जानते हैं क्या होगा इसका चैप्टर से? मुसाफिर इसका एक शीर्षक हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही जवाब। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एक सवाल मैं बता देता हूँ पहले कि यहाँ पर एक सवाल छूट गया, ठीक है, तो इसे हमने छोड़ दे रहे फिलहाल। अभी क्वेश्चन में छूट गया वो छोड़ दिया, आप लोग क्वेश्चन कम ही कर लीजिए, क्या दिक्कत। 39 क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन कर दूँ ताकि बैलेंस हो जाए आपका। देखिए अगला सवाल हमारे पास विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप। अगर आप निबंध लिखने के लिए किस शैली का उपयोग करें? आप लोग देखिए ऐसे लिखता हूँ, क्लास 10 में ऐसे लिखा हो, क्लास 9 में ऐसे आया होगा आपके पास ये विज्ञान वरदान एवं अभिशाप। ये किस विषय पर, किस प्रकार का देखिए शैली है? ये वर्णनात्मक शैली है, विचारात्मक है, भावनात्मक या व्याख्यात्मक है? किस प्रकार की शैली के अंतर्गत देखिए ये आता है? तो क्या होगा? ये हमारे विचार है जिसमें हम लिखते हैं, इसलिए ये विचारात्मक शैली के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है निबंध लेखन के माध्यम में निबंध जो लेखक के किस गुण को परखा जाता है? ज्ञान और अनुभव को, बोध और संयम को, ज्ञान और जिज्ञासा, या फिर सोच और जागरूकता? तो किस प्रकार के देखिए यहाँ पर गुण को परखा जाता है? तो गुण है हमारे पास ज्ञान और जो भी लेखक का अनुभव रहता है वो साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल है निम्नलिखित में से क्या कार्यालय पत्र, ये देखिए कार्यालय पत्र मतलब ऑफिशियल वर्क, अगर कोई ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, क्या उसका विचार हो सकता है, क्या विशेषता है, विस्तार होना चाहिए, विस्तार पूर्वक लिखना चाहिए, संक्षिप्त में होना चाहिए, शॉर्ट में लिखना, या विश्लेषणात्मक होना चाहिए, या फिर कथात्मक होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, इसके गुण होगा बच्चों, वो संक्षिप्त होना चाहिए। ऑफिशियल लेटर जब भी लिखा जाता है शॉर्ट टर्म में लिखा जाता है, ये नहीं कि लॉन्ग वे में आप लोग लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए रिपोर्ट में दी गई, यहाँ गई होगा, ठीक है, आप लोग सुधार लीजिएगा, ये वर्ड यहाँ छूट गया, ठीक है। रिपोर्ट में देखिए जो भी दी गई जानकारी है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो याद रखिए इसका जो स्वरूप होना चाहिए वो काल्पनिक होता है। ये नहीं कि आपने पूरा एग्जैक्ट, तो कोई रिपोर्ट देना मतलब पूरा एग्जैक्ट आपको नहीं मालूम होता, कुछ आप लोग उसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा काल्पनिक। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी भी बैठक के लिए प्रस्तावित कार्य की जो क्रमबद्ध सूची, जो लिस्ट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको मालूम होगा क्या होगा, ये कार्य सूची एक लिस्ट आता है ना, इसी हिसाब से काम करना है, तो ये सारा का सारा कार्य सूची के अंतर्गत होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही जवाब। फिर प्रत्येक संवाद के बजाय यदि किसी तकनीक या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज में हम लोग विशाल वर्ग स्थापित करें जिससे समाज जो रहे वो कायम रहे, तो ये क्या कहलाता है, ये हमें बताना है। तो ये कहलाता है, देखिए इसी को हम लोग कहते हैं मास कम्युनिकेशन इंग्लिश में, और हिंदी के बच्चों के माध्यम के लिए बच्चों को कहलाता है ये जनसंचार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, समाचार सामग्री की अशुद्धियों को हम लोग दूर करने के लिए पठनीय एवं प्रकाशन योग्य बनाता है, कौन बनाता है ये बताएं, रिपोर्टिंग, संपादन, प्रकाशन या वाचन, तो कौन बनाएगा, रिपोर्टन संपादन बनाएगा ना, एडिटर साहब बनाएंगे ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सूचनाओं का संकलन एवं संपादक कर पाठकों तक पहुंचाना जो है क्या कहलाता है, ये तो आप लोग सब जानते होंगे, क्या होगा, पत्रकारिता। यहाँ पर बोल ही दिया गया पाठक, तो पाठक मतलब होता है देखिए संपादक, और ये बेसिकली जुड़ा हुआ रहता है न्यूज़पेपर से, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारे पास कि जनसंचार का सबसे नवीनतम और लोकप्रिय माध्यम इंटरनेट, जिससे आप मुझसे जुड़े हुए, मैं आपसे जुड़ा हुआ, आप सभी बच्चों से, तो इंटरनेट ही जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा लोगों से जुड़ा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 17 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए आपसे पूछा होगा कि समाचार किस शैली में होता है। देखिए ये सवाल एकदम वीवीआई कर लीजिए, एग्जाम पूछा जाएगा ये उल्टा पिरामिड शैली में हम लोग क्या करते हैं, समाचार पत्र को लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब आपके पाठ्य पुस्तक देखिए कुछ पद्यांश दिया हुआ है, या तो हो सकता है कि गद्यांश दिया हुआ है, और कुछ सवाल आपको पूछ दिया है, जिसमें देखिए एक गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है और आपको कुछ सवाल पूछे गए। तो प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है, बिहारी जी, या फिर सूरदास, या कबीर, या फिर रामदास, तो किनके द्वारा देखिए ये जो कैसे पंक्तियां लिखी गई है, तो ये पंक्तियां लिखी गई सूरदास जी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर गोपियों के अनुसार कृष्ण को कौन प्रिय, बताइए कृष्ण जी को कौन प्रिय है, तो उनकी सबसे ज्यादा प्रिय चीज क्या है, उनकी मुरली, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, आनंद लानी नाना भांति नचवाती, ठीक है, इसमें देखिए कौन सा अलंकार है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो अलंकार यहाँ पर निहित है वो है अनुप्रास अलंकार, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए ये हमारे पास, फिर इसमें क्या है, इस अरे इन दोहिन रहा न पाए, इसमें देखिए कबीर जी क्या कहना चाहेंगे, क्या आशा है ये बताना है। तो कहना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 कथन दिए हुए, और इसका बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदू और क्या हो जाएगा, हिंदू और मुस्लिम, कहाँ पर हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट जवाब है। अगला है 23 नंबर हमारे पास, फिर देखिए यहाँ पर अलंकार है, देखिए झ वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, या फिर कह सकते हैं अलंकार, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पाठ्य पुस्तक में पद्माकर ने अपने कविता में किसका वर्णन किया, यह बताना है, ऋतुओं का, पशुओं का, नारी सौंदर्य या राजा का, तो किनका वर्णन देखिए उनके द्वारा किया गया, तो ऋतुओं का, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब। फिर संध्या के बाद कविता में वृद्ध विधवाओं की तुलना किससे की गई है, तो याद रखिएगा इसमें जो तुलना की गई है वो किससे की गई, बगुलों से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर घर की वापसी कविता में पत्नी की आंखें कवि के अनुसार क्या है, तो आपको ऑप्शन दिया हो, 2 पंचर पहिए, लोह सलाखे, जल्दी घी के दिया है हाथ, तो क्या होगा बच्चों सही जवाब इसका, ऑप्शन नंबर डी हाथ हो जाएगा। फिर महादेवी वर्मा जी का आधुनिक काल में किस बात से संबंध है, वो किस प्रकार के बेसिकली कवि है ये बताना है, तो किस प्रकार की कवि, याद रखिए वो एक छायावादी कवि है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए आपको पद्यांश दिया हुआ है और आपको सवाल पूछेगा, और ये सवाल आपका पाठ्य पुस्तक से दिया हुआ है, देख पर बहुत लोग कहेंगे कि उनको पेट के धंधे में मानो छुट्टी ही नहीं मिलती, ठीक है, इस प्रकार लिखा हुआ है। और जो पूछा कि प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक का नाम क्या है, तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा ये जो पंक्तियां लिखी गई है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल है, इंग्लैंड के लोग आगे क्यों बढ़ गए? आपको मालूम होगा, क्लास 9 में आपने ये चैप्टर भी पढ़ा होगा। इंग्लैंड के लोगों को आगे बढ़ना देखिए कारण है, वहाँ काम करते हुए लोग उन्नति के बारे में सोचते थे, इसलिए वो सबसे ज़्यादा डेवलप करके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही जवाब। फिर प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पार्ट से ली गई? तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, क्या हो जाएगा? भारतवर्ष की उन्नति, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों हमारे पास? ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा? डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र, तो बताइए कि कहानी सबसे मुख्य पात्र कौन? हामिद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर। फिर दोपहर का भोजन, देखिए ये क्वेश्चन उल्टा लिखा गया ऑप्शन, ठीक है, तो आप लोग इसे थोड़ा सही कर लीजिएगा। दोपहर का भोजन देखिए यहाँ पूछा गया किसकी रचना है, तो ये जो रचना किनके द्वारा लिखा गई है? अमरकांत जी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही जवाब। फिर अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खानाबदोश कहानी में किस वर्ग की विडंबना को यहाँ देखिए उजागर किया है? तो उन्होंने किस वर्ग की, तो जो श्रमिक वर्ग है उसकी जो विडंबना है उसे उजागर करने की कोशिश की है। फिर ज्योतिबा फुले की देखिए पत्नी का नाम क्या था, ये हमें बताना है। तो ये तो क्या आप लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर? क्या आपने पढ़ा है? चलिए ये सवाल आप लोग बताइएगा, आप सही बच्चों को हिंट दे देता हूँ, बाकी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए बता ही देता हूँ, सावित्री बाई, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही जवाब। फिर गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है? दिव्यांग को, किसान, मजदूर या शिक्षक? तो किसको देखिए रेखांकित किया गया? वो दिव्यांग लोगों को, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। हरिशंकर प्रसाद देखिए किस प्रकार के कवि, ये बताना, तो वो याद रखिएगा वो हास्य व्यंग कवि के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही जवाब। अगला सवाल है, प्रेमचंद की सभी कहानियां किस पुस्तक में? बताइए, जितना भी प्रेमचंद सारा पुस्तक कहानी है वो मानसरोवर पुस्तक में संग्रहित किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है हमारे पास, आवारा मसीहा, ये जो उपन्यास है किस साहित्यकार की जीवन पर आधारित है? तो ये किनके द्वारा जीवन पर आधारित है ये पूरी कहानी? तो ये आदत है शरत चंद्र, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर। फिर टॉर्च बिछने वाला किस शैली की देखिए यहाँ रचना की गई है? तो ये शैली आता है व्यंग्यात्मक, ऑप्शन नंबर ए। और हमारा लास्ट सवाल देखिए, अस्पृश्य जातियों के उत्थान के बारे में ज्योतिबा फुले ने क्या उपाय किए थे? तो देखिए उन्होंने एक देखिए अस्पृश्य जाति के जो बच्चों उनको उनकी शिक्षा कराएगी, तो उनके साथ देखिए कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर 1 में देखिए यहाँ निहित है, अस्पृश्य जाति के बच्चों को शिक्षा का प्रबंध उन्होंने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसी प्रकार देखिए हमारा 39 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक सवाल छूट गया है, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो करवा दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। आशा करूंगा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए आपको जितना सवाल करवा दे रहा हूँ, आपको एक सवाल एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 40 के 40 देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। बस आपके शर्त है कि आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।